अब होगी रिकॉर्डिंग। राइट, सो ये प्रोटॉन है या न्यूट्रॉन है, ये कंपोजिट पार्टिकल्स हैं। जैसे एटम कंपोजिट है, एटम में इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस है, ठीक है, और फिर न्यूक्लियस खुद कंपोजिट है, कैसे कि न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है। तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन खुद कंपोजिट हैं क्योंकि वो खुद कुछ फंडामेंटल पार्टिकल्स के बने हुए हैं। तो क्वार्क्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, अभी हम कुछ और पार्टिकल्स भी हम देखेंगे कि वो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं अभी तक, जिन्हें हम समझते हैं कि ये फंडामेंटल हैं। हमें नहीं मालूम कि वो सब स्ट्रक्चर रखते हैं या नहीं रखते। हो सकता है आइंदा ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हों कि हमें पता चले कि वो भी सब स्ट्रक्चर रखते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल नहीं है या क्वार्क्स फंडामेंटल्स नहीं है। लेकिन फ़िलहाल जो हमारे पास थ्योरीज़ हैं स्ट्रिंग थ्योरी के अलावा, उन तमाम थ्योरीज़ में, यानी कि जो हमारी लैंग्वेज है पार्टिकल फिज़िक्स को पढ़ने की, वो बेसिकली क्वांटम फील्ड थ्योरी है। तो क्वांटम फील्ड थ्योरी में भी हम क्वार्क्स को और लैपटॉप, ये क्वार्क्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, हम उन्हें पॉइंट लाइक पार्टिकल्स लेते हैं। पॉइंट का मतलब ही ये होता है कि उनका कोई सब स्ट्रक्चर नहीं है, ये फंडामेंटल हैं, ठीक है। जबकि न्यूट्रॉन प्रोटॉन ये फंडामेंटल नहीं है, ये सब स्ट्रक्चर रखते हैं, यानी कि ये क्वार्क्स के मिलके बने हुए हैं। तो राइट नाउ वी डू नॉट नो कि इलेक्ट्रॉन वाक़ईतन फंडामेंटल है या नहीं है। हमारे पास कोई श्योरिटी के साथ जवाब नहीं है, लेकिन फ़िलहाल ऐसा लगता है कि हैं, राइट। लेकिन अगर अगर स्ट्रिंग थ्योरी दुरुस्त है, फॉर एग्जांपल किसी तरह हम कि कोई ऐसा वक्त आए कि हम स्ट्रिंग थ्योरी को साबित कर सकें कि वो दुरुस्त थ्योरी है, तो फिर उसके लिहाज से ये इलेक्ट्रॉन और क्वार्क्स भी फंडामेंटल पार्टिकल्स नहीं होंगे। बट अभी फ़िलहाल फॉरसीनेबल फ्यूचर में तो कोई ऐसा ऐसा एक्सपेरिमेंट हम डिवाइस नहीं कर सकते कि हम जिसमें हम स्ट्रिंग थ्योरी को हम किसी भी तरह से एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर सकें। वो बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन है फॉर द मोमेंट। अब जो यूनिवर्स में स्टफ़ पाया जाता है, ये जो आपको सारे दुनिया या कि प्लैनेट्स और गैलेक्सीज, जितना भी मैटर आपको दिखाई दे रहा है आपको यूनिवर्स में, या आप सोच सकते हैं वो बुनियादी तौर पे दो तरह का है। यानी कि वो या तो क्वार्क्स हैं हमारे पास, या लैप्टॉन्स हैं। और ये सारे जो क्वार्क्स, यानी कि हमारा जो मैटर है यूनिवर्स का, वो बेसिकली फर्मियोनिक नेचर का है। और फर्मियोन आप शायद जानते हो कि फर्मियोन ऐसे पार्टिकल्स हैं, ऐसे पार्टिकल्स को हम कहते हैं कि जिनकी जो इंट्रिंसिक स्पिन है वो या तो हाफ हो, या 3/2 हो, या 5/2 हो, यानी कि हाफ इंटीग्रल मल्टीपल हो एच कट का। एच कट आप जानते हैं ना, डिराक कांस्टेंट है, h/2 को हम एच कट कहते हैं, ठीक है। तो ये फर्मियोन्स जो हैं इनकी स्पिन हाफ होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक फैमिली का जो सबसे मशहूर पार्टिकल जिससे आप बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं वो है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और जो जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, ये जो, अगर मैं इसको पॉइंट आउट कर सकूं, तो आप इसके साथ आप बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, जिसका अगर आप मैस GeV यानी कि गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर में निकालें तो वो 0.000511, राइट, GeV पर सी स्क्वायर के बराबर है। इलेक्ट्रिक चार्ज इस पर -1 होता है, ठीक है। इससे आप सबसे ज़्यादा वाकिफ़ हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक फैमिली के अंदर सिर्फ यही एक पार्टिकल नहीं है, इसके साथ एक और बहुत इम्पॉर्टेंट पार्टिकल है जिसको हम न्यूट्रिनो कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के साथ उसका आप समझ लें कि भाई कह लें या बहन कह लें, वॉट एवर यू लाइक टू कॉल इट, न्यूट्रिनो मौजूद है, इसको हम इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो कहते हैं। अच्छा, ये भी फंडामेंटल पार्टिकल है, लेकिन ये, इसका मैस जो है वो वैनिशिंगली स्मॉल है। आप देखें कि हमने अपर लिमिट तो लगाई हुई है, लोअर लिमिट हमें एग्जैक्टली अभी नहीं मालूम है। उसकी वजह ये है कि इसके ऊपर देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं है, इसको पकड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। इसके जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड किस्म के हैं कि जिनके ज़रिए से इनके बारे में आप मालूमात हासिल कर सकते हैं। तो हमारे पास इस तरह के जो भी न्यूट्रिनोज हैं उनके पास, हमारे पास अपर लिमिट तो मौजूद हैं, लेकिन लोअर लिमिट एग्जैक्टली हमारे पास नहीं है। एक्सपेरिमेंट आर स्टिल गोइंग ऑन कि हम बिल्कुल उसको एग्जैक्टली मालूम कर सकें, बट दे आर कॉल्ड एज घोस्ट पार्टिकल्स। और उसकी वजह मैं अभी आपको फिर बताऊंगा, और कि क्यों हम इनको इस तरह कहते हैं। फिर ये जो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो हैं, उसी की आप समझें एक कॉपी नेचर ने और बनाई है।
ये यानी कि म्यूऑन और म्यूऑन न्यूट्रिनो, आप सिर्फ देखें कि इनके जो इसकी वैल्यू है, मैस की वैल्यू है, सिर्फ उसमें फ़र्क है, बाकी प्रॉपर्टीज़ बराबर हैं, यानी कि स्पिन हाफ हैं ये सारे। म्यूऑन न्यूट्रिनो का भी जो इलेक्ट्रिक चार्ज वो ज़ीरो है, म्यूऑन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है लाइक इलेक्ट्रॉन, सिर्फ मैस में फ़र्क है। इसी तरह फिर एक और इनकी फैमिली, इसको टाओ कहते हैं, राइट। ये आप देखें टाओ और टाओ न्यूट्रिनो। तो ये ऐसा लगता है कि नेचर ने एक कॉपी बनाई, मतलब एक फैमिली। अच्छा याद रखिएगा, पार्टिकल फिजिक्स में हम इस तरह की जो जैसे इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो हैं, इसको हम फैमिली भी कहते हैं, फैमिली भी कहलाती है, और बाज़ दफ़ा हम उनको फ्लेवर भी कहते हैं। जिस तरह आइसक्रीम में फ्लेवर्स होते हैं ना, इसी तरह पार्टिकल फिजिक्स के लोग भी इस तरह के इंटरेस्टिंग नाम जो है वो रखते हैं। तो ये एक फैमिली कह लीजिए आप, ये फर्स्ट फैमिली है। और या उसको आप फ्लेवर कह लीजिए, आप इलेक्ट्रॉन फ्लेवर कह लें, म्यूऑन फ्लेवर कह लें, या टाउ फ्लेवर कह लें। और इस फ्लेवर में, इस फैमिली के दो मेंबर्स हैं, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो। इसी तरह म्यूऑन और म्यूऑन न्यूट्रिनो हैं, और टाउ एंड टाउ न्यूट्रिनो हैं। ठीक है। तो ऐसा लगता है कि नेचर ने जैसे इलेक्ट्रॉन फैमिली बनाई और उसी की फिर मल्टीपल कॉपीज़ बना दी विद द सेम प्रॉपर्टीज, सिर्फ मैथ्स में फ़र्क है। और ये आज तक एक ओपन प्रॉब्लम है, जो भी इसको सॉल्व कर दे सीधा सीधा नोबेल प्राइज़ है। कि ये एक पजल है कि वाई नेचर नीड्स एग्जैक्टली टू मोर कॉपीज़ ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन फैमिली। और कोई फ़र्क नहीं है सवाए इसके कि मैथ्स का फ़र्क है, आपने हैवियर कॉपीज़ बना दी। तो वी डू नॉट नो स्टिल वाई दे आर देयर। अच्छा, अब हम क्वार्क्स में आते हैं। क्वार्क्स भी जो हैं वो बेसिकली फर्मियंस हैं, इनकी स्पिन हाफ होती है। अच्छा, जिस तरह यहाँ फ्लेवर है, इसी तरह एग्जैक्टली क्वार्क्स में भी तीन फ्लेवर हैं। पहले फ्लेवर कह लें या फैमिली कह लें, वो उसमें क्या है कि इसमें क्वार्क से बड़े बड़े इंटरेस्टिंग नाम है। अप क्वार्क है, डाउन क्वार्क है। तो यकीनी तौर पे आपको ये बात समझ जानी चाहिए कि यहाँ पर अप का मतलब ऊपर नहीं है और डाउन का मतलब नीचे नहीं है, बस नाम है, राइट। तो इनके साथ आप कोई माने मत एसोसिएट कीजिएगा। इसी तरह अच्छा, ये अप क्वार्क है, उसका मैस जो है वो 0.003 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर है। इंटरेस्टिंगली इनके चार्जेस बहुत मज़े के हैं, यानी कि ये फ्रैक्शनल चार्जेस हैं। नॉर्मली इलेक्ट्रॉन वगैरह पे आप देखते हैं कि जैसे -1 है, राइट, प्रोटॉन पे पर +1 होता है, लेकिन क्वार्क्स के चार्जेस फ्रैक्शनल हैं। फॉर एग्जांपल 2/3, अप क्वार्क जो है वो 2/3 है, और जो डाउन क्वार्क है उसका इलेक्ट्रिक चार्ज -1/3 है। ठीक है। अप क्वार्क देखें, ये 0.003 है, और डाउन क्वार्क जो है वो 0.006 है, राइट। इसी तरह अब देखें कि इसकी एक और कॉपी नेचर ने बनाई है, वो चार्म और स्ट्रेंज के हैं। हमने इनको नाम दे दिया है चार्म, और एक को कह दिया स्ट्रेंज, राइट। आप देख सकते हैं कि ये जो ऊपर वाली जो हमारे पास पहली फैमिली है, या पहला फ्लेवर है क्वार्क्स का, एग्जैक्टली वैसे ही फ्लेवर यहाँ नीचे मौजूद है, राइट। चार्म की एग्जैक्टली वही प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि अप की हैं, सिर्फ फ़र्क मैस का है। ये 0.003 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर है, ये 1.3 है। बाकी इलेक्ट्रिक चार्ज इसका भी 2/3 है, अप का भी 2/3 है। अच्छा, इस तरह जो स्ट्रेंज क्वार्क है, इसका भी चार्ज -1/3 है, और उसका मैस डाउन के मुकाबले में थोड़ा सा ज़्यादा है, राइट। 0.1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर है। अच्छा, जो थर्ड फैमिली है उसमें हमारे पास जो क्वार्क्स हैं वो हैं टॉप क्वार्क, जिसको टी के ज़रिए से ज़ाहिर करते हैं, और दूसरा है बॉटम क्वार्क। आप देख सकते हैं कि जिस तरह अप क्वार्क का चार्ज 0.003 है, सॉरी मैस, इसका ये बहुत हैवी क्वार्क है 175। इस वक्त जो सही मतलब ये इसने रफ कह दिया, लेकिन अगर मैं आपको एग्जैक्टली बताऊं, 173.3 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर है, जो कि हम मुख्तलिफ कैलकुलेशन में भी हम इस्तेमाल करते हैं। और इसका चार्ज 2/3 है। और जो बॉटम क्वार्क है, या बी क्वार्क भी कहलाता है, या बी फिज़िक्स, इससे रिलेटेड फिज़िक्स है वो बी फिज़िक्स कहलाती है, या ब्यूटी फिज़िक्स भी कहते हैं बाज़ दफ़ा उसको। वो इसका मैस 4.3 है, और इलेक्ट्रिक चार्ज -1/3 है। तो ऐसा लगता है कि नेचर ने पहले जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये कॉपी बनाई,
और फिर उसके बाद एक और कॉपी बना दी, फिर एक और कॉपी बना दी। सिर्फ मैसेज का फ़र्क है, आप देखें बाकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो इंटरेस्टिंगली सेम है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आउट करूं, वो ये कि आप देखें कि यहाँ पर अप क्वार्क जो है वो 0.003 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर है, और डाउन क्वार्क जो है वो 0.006 है। यानी कि डाउन क्वार्क अप क्वार्क के मुकाबले में ज़रा सा क्या है, आप कह सकते हैं कि ज़रा सा हल्का है। यानी कि अप क्वार्क, क्योंकि ये 3 है और ये 6 है, तो अप क्वार्क डाउन क्वार्क के मुकाबले में ज़रा सा हल्का है, ठीक है। लेकिन आप देखें कि ये जो चार्म और स्ट्रेंज है, यहाँ पर मामला ज़रा डिफरेंट है। चार्म हैवी है स्ट्रेंज से, ठीक है, और टॉप हैवी है बॉटम से, है ना इंटरेस्टिंग चीज़। अच्छा, ये एक नज़र में तो आपको लगेगा कि ये तो कोई बात ही नहीं है, क्या हुआ, क्या क्या फ़र्क पड़ गया। लेकिन आप यकीन कीजिए हमारी एग्जिस्टेंस इस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रही है कि ये फ़र्क क्यों पड़ रहा है, यानी कि ये फ़र्क कितना इम्पोर्टेंट फ़र्क है। और इसके पीछे भी लोग एक अरसे से लगे हुए हैं कि इस चीज़ को समझा जा सके फंडामेंटल थ्योरी के ज़रिए से, कि इसको कैसे समझें। जी सलमान, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? सर हमने जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ा था, जो हाँ, क्वार्क्स के जो चार्ज है, क्या वो कहा, ये ज़रा तो सर मतलब फिर से कहना। सर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्वार्क्स हाँ, पे हम अप्लाई कर सकते हैं। वो तो है, क्वांटाइज तो है चार्ज। सर ये रेशो में है ना? किस में है? सर ये मतलब 2/3 या 1/3, ये जो सर रेशो फॉर्म में आ गया, फ्रैक्शन में। क्वांटाइज तो नहीं है। यस। नहीं तो क्वांटाइज होने से मुराद क्या होती है आपकी? क्या इंटीग्रल 2.3 और मल्टीपल। 2.5 क्वांटाइज नहीं होंगे? यानी कि ये कंटिन्यूअस तो नहीं है ना? सर ये कंटिन्यूस नहीं है। हाँ। ओके। एक बात, आप जो सवाल पूछना चाह रहे थे, आप इसको इस तरह ये पूछ सकते हैं कि हमारे पास देखिए ये इंफॉर्मेशन जो हमारे पास आई, वो आप एक तरह से कह सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट से आई। लेकिन इंटरेस्टिंगली 1950s में लोगों को, जो लोग स्ट्रॉन्ग, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन का लोगों को अंदाज़ा काफ़ी पहले हो गया था, क्योंकि लोग न्यूक्लियर फिजिक्स पे काम कर रहे थे। आपको पता है कि वो जो वॉर चल रही थी, तो उसकी वजह से लोगों ने न्यूक्लियर फिजिक्स पे बहुत काम किया। ये जो जिसे हम सो कॉल्ड एटॉमिक बॉम्ब कहते हैं, वो बेसिकली न्यूक्लियर बॉम्ब है ना। आप तो सारा फ्यूजन फ्यूजन वगैरह करा के सारा काम करते हैं। तो लोग न्यूक्लियर फिजिक्स की वजह से न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में थोड़ा बहुत उनको अंदाज़ा हो गया था वो, और उसको समझना चाह रहे थे। तो लोगों ने उस वक्त से ऐसा काम करना शुरू किया था। और आप उसका जो गैलमैन वगैरह का आप काम देखें, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स होने से काफ़ी पहले चीज़ों को गैस करना शुरू किया था ग्रुप थ्योरी के ज़रिए से, कि ये जो इस तरह की अगर हम मैटर को समझना चाहें तो उसके इलेक्ट्रिक चार्ज वगैरह किस तरह के हो सकते हैं। तो वहाँ से उन्होंने एक तरह से गैस तो कर लिया था, राइट। लेकिन वो बस ये था कि आपके पास ऑपरेशनल नॉलेज थी, कोई बहुत फंडामेंटल लेवल पे आपके पास कोई थ्योरी नहीं थी कि जिसके ज़रिए से आप इलेक्ट्रॉन का तो ये बता सकें कि इसका चार्ज -1 है, या म्यून का -1 है, या टाउ का -1 है। लेकिन अप और डाउन टाइप क्वार्क्स का जो चार्जेस हैं वो 2/3 और -1/3 हैं। लेकिन 1970s में जो हमारे पास ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरीज आई हैं, ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरीज, जिसमें कि हम, क्योंकि देखिए याद रखिएगा कि सलाम का जो काम है वो बेसिकली वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और वीक फोर्स को कंबाइन करने से जो फोर्स हमारे सामने आती है वो इलेक्ट्रो वीक फोर्स है, जिसे हम इलेक्ट्रो वीक यूनिफिकेशन कहते हैं। तो यानी कि सलाम का काम बेसिकली इलेक्ट्रो वीक यूनिफिकेशन तक था। उसमें स्ट्रॉन्ग फोर्स शामिल नहीं थी। स्ट्रॉन्ग फोर्स बहुत बाद में लोगों ने उसमें लेकर आए हैं कि इसको भी कंबाइन किया जा सकता है। तो उस स्कीम को हम ग्रैंड यूनिफाइड स्कीम कहते हैं, या ग्रैंड यूनिफिकेशन कहलाती है। अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और वीक फोर्स को कंबाइन कर लें, जैसे कि सलाम, वाइनबर्ग और ग्लेशो का आइडिया था, वो इलेक्ट्रो वीक यूनिफिकेशन कहलाती है। लेकिन इन दो फोर्स के साथ अगर आप तीसरी फोर्स स्ट्रॉन्ग फोर्स भी मिला लें, तो वो ग्रैंड यूनिफिकेशन कहलाती है।
इंटरेस्टिंगली जो ग्रैंड यूनिफाइड मॉडल्स हैं वो एग्जैक्टली प्रिडिक्ट करते हैं और आपको फंडामेंटली बताते हैं कि अगर ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरीज दुरुस्त हैं तो फिर अप और आपका अप टाइप क्वार्क का जो चार्ज है वो 2/3 होना चाहिए, डाउन का -1/3 होना चाहिए, और इलेक्ट्रॉन और टाउ और म्यून जैसे पार्टिकल्स हैं उनका चार्ज -1 होना चाहिए। इंटरेस्टिंगली राइट, अगर कभी वक्त रहा इस सेमेस्टर के एंड तक तो मैं आपको इसके ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरीज के बारे में हल्का सा आइडिया दे दूं, क्योंकि मैं पिछले 10-12 साल से ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरीज पे ही काम कर रहा हूँ, तो आई हैव सम आइडिया अबाउट दीज थ्योरीज राइट। ओके, यस सर। ये हम वापस आते हैं कि ये मैं आपको ये चीज़ बताना चाह रहा था कि ये जो ज़रा आप नेचर का आप कारनामा देखिए कि आप देखें। अच्छा, मैं एक चीज़ और बताऊं कि ये अप है चार्म और ये टॉप। पार्टिकल फिजिक्स में हम इन तीनों को अप लाइक क्वार्क्स कहते हैं, अप टाइप क्वार्क्स, क्योंकि इसकी वही प्रॉपर्टीज़ हैं अप, यानी कि चार्म की वही प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि अप की हैं और टॉप की वही प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि अप की हैं, तो हम इनको अप टाइप क्वार्क्स कहते हैं। और आप इसी तरह आप अगर इसको इस तरह समझ लीजिए कि ये जो दूसरा है, यानी कि जो हमारे पास डाउन टाइप क्वार्क्स हैं, यानी कि जो प्रॉपर्टीज डाउन की हैं वही स्ट्रेंज की हैं और वही बॉटम की हैं। तो ये जो हैं आई मीन दिस एंड दिस इज कॉल्ड एज डाउन टाइप क्वार्क्स, डाउन टाइप क्वार्क्स कहलाते हैं ये, ठीक है। और ये जो जिनको मैंने ब्लू से जाहिर किया है, यानी कि आप ये समझ लीजिए ये और ये, दीज आर कॉल्ड एज अप टाइप, टाइप हैं ये, ठीक है, TY टाइप क्वार्क्स हैं ये। तो नॉर्मली तो हम ये देख रहे हैं कि अप टाइप क्वार्क्स का जो मैस है वो डाउन टाइप से ज़्यादा है, लेकिन ये पहली फैमिली ऐसी है कि जिसमें ये उल्टा है। अच्छा, ये ऐसा क्यों है? अगर फर्ज करें ये ऐसा ही होता है जैसे चार्म और स्ट्रेंज के साथ है और टॉप और बॉटम के साथ है, तो क्या होता? तो ये होता, मैं आपको बताता हूँ। आई होप कि मैं आपके साथ ये स्क्रीन शेयर करता हूँ इसका। ये स्क्रीन आपके सामने आ गया इसका वन नोट का। यस सर। ओके, तो देखिए हमारे पास जो प्रोटॉन है, राइट, दिस इज प्रोटॉन। प्रोटॉन में दो अप हैं और एक डाउन है, जिसको मैं बाज़ दफ़ा इस तरह ही बना देता हूँ। थोड़ा सा आदमी लाइटर मोड में चला जाए तो कोई हर्ज तो नहीं है। मिसाल के तौर पे हम अप को यूँ बना दें, कुछ हर्ज तो नहीं है। और जो न्यूट्रॉन है वो कुछ इस तरह का है कि उसमें दो डाउन है और एक अप क्वार्क है, ठीक है। आपको याद है कि अप क्वार्क्स का जो मैस है वो डाउन के मुकाबले में ज़रा सा कम है, राइट। यानी कि जो अप क्वार्क है उसका मैस है 0.003 मेरे ख्याल से, 6। हाँ। और जो डाउन है वो है 0.006, यानी कि ये मैं 6। बात कर रहा हूँ GV/c² की, राइट, दिस इज GV/c²। तो उसकी वजह से क्या होगा, आप जब इनके मैसेज को हम देखें तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मुकाबले में ज़रा सा हल्का हो जाएगा। ऐसा ही होगा ना, क्योंकि इसमें दो अप हैं एक डाउन है, यहाँ दो डाउन है एक अप है, तो ज़रा सा जो यानी कि mass of the proton is slightly smaller than the neutron, right? क्या आप में से कोई गैस कर सकता है कि इसका क्या फायदा होगा? कोई गैस, कोई वाइल्ड गैस? क्या होता कि अगर न्यूट्रॉन का मैस, मतलब ये उल्टा हो जाता, न्यूट्रॉन का मैस हल्का होता प्रोटॉन से, तो क्या हो जाता आपके ख्याल में? ऐसे ही पूछ रहा हूँ, क्या ख्याल आता है आपका? सर ये दो डिफरेंस फिर पार्टिकल होंगे सर। वो तो यार वो तो ऑब्वियस बात है ना। अगर अगर प्रोटॉन का मास न्यूट्रॉन से ज्यादा तो हो सकता है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को कोलैप्स करे। क्या कोलैप्स करे इलेक्ट्रॉन को?
यानी सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर कि अगर प्रोटॉन का मास ज्यादा हो तो वो यानी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खिंचाव करे, नहीं तो ऐसा भी हो मैस सकता का है। लेकिन उससे इतना बड़ा फर्क शायद ना पड़े, क्योंकि तुम देखो कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एटॉमिक लेवल पे ऑलमोस्ट अपना चार्म खो देती है, क्योंकि इनकी मैसेज बहुत कम है। तो इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब तक चार्जेस चेंज ना करो ना तो कोई फर्क इतना बड़ा नहीं पड़ेगा। यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है एटॉमिक लेवल पे। एनीथिंग, एनी अदर आइडिया? सर न्यूट्रॉन पे तो इसके अंदर तो कोई फोर्स नहीं होगी ना सर, प्रोटॉन के अंदर फोर्स होगी हैवी होने की वजह से। क्यों न्यूट्रॉन में फोर्स क्यों नहीं होगी? सर वो लाइटली होगा ना वो सामान। लाइट होगा? मैं समझा नहीं। फोर्स होने का लाइट होने से क्या ताल्लुक है यार? एनी अदर मतलब सर आइडिया? वो सामान होगा ना न्यूट्रॉन। नहीं तो उससे फर्क क्या पड़ेगा? मैं ये फर्क पूछने जा रहा हूँ, क्या ऐसे ड्रास्टिक फर्क पड़ सकता है आपके ख्याल में? सर उससे ये फर्क पड़ेगा कि ये दोनों आपस में मतलब कोलैप्स नहीं होंगे। तो अब अभी कैसे कोलैप्स क्यों नहीं, अभी कोलैप्स क्यों नहीं हो रहा है अगर प्रोटॉन उससे हल्का है तो? एनी अदर आइडिया? भले गलत हो कोई बात नहीं, बट आइडिया तो है। देखिए सर ये भी तो हो सकता है सर कि अगर प्रोटॉन का मास ज्यादा हो तो फिर न्यूक्लियस का साइज बढ़ जाए। नहीं, मैस ज्यादा होने से न्यूक्लियस के साइज पे क्या? देखो देखो बात यह है कि तुम्हारे पास एक छोटी सी बॉल हो सकती है, लेकिन उसका मैस बहुत ज़्यादा है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा भारी हो सकती है। और एक बहुत बड़ी चीज़ भी हो, एक मतलब वो जो होती है ना, बीच बॉल कहलाती है, जैसे बच्चों की हवा भर देते हैं। साइज़ कितना बड़ा होता है लेकिन हल्की होती है। उसके मुकाबले में ये जो हार्ड बॉल होती है, जैसे क्रिकेट खेलते हो, वो छोटी सी होती है लेकिन उसका उसका वेट उसके मुकाबले में ज़्यादा हो सकता है ना? तो डेंसिटी भी डिपेंड कर रहा है। एनीवे देखो, और कोई आइडिया या मैं बताऊं जवाब? बहुत ही इम्पॉर्टेंट तरीन चीज़ है। देखो, हाइड्रोजन एटम जो है वो हमें मालूम है कि हमारा बिल्डिंग ब्लॉक है, राइट? उसके अंदर क्या है? एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है जो सो कॉल्ड रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है? इससे हल्का हमारे पास कोई और एलिमेंट नहीं है, ठीक है ना? कोई सवाल किसी ने किया है? ये क्या हुआ है? मैं चैट देखनी पड़ेगी क्या? आई डोंट नो। अगर किसी ने सवाल किया है तो बताए। नहीं, कोई सवाल नहीं है। ऑलराइट, सो देखिए, हमें मालूम है कि हाइड्रोजन एटम से हल्का तो कोई भी एलिमेंट नहीं है हमारे पास, और उसमें एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। आप लोगों ने थोड़ा बहुत ये तो पढ़ा होगा ना कि पार्टिकल्स डिके करते हैं, राइट? न्यूक्लियर फिजिक्स में या मॉडर्न फिजिक्स में कुछ तो आपके पास आइडिया होगा ना इस चीज़ का कि जी सर। जो जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं, अगर एक पार्टिकल फॉर एग्जांपल हैवी है, ये आपके पास अगर अगर एक पार्टिकल है, लेट्स से ए, ठीक है? मैं ये कह रहा हूँ कि एम ए इज़ ग्रेटर देन फॉर एग्जांपल एम बी एंड एम सी, ठीक है? अगर ये ऐसा है तो ये पार्टिकल डिके कर सकता है मज़ीद पार्टिकल्स में, यानी कि एम बी में प्लस एम सी में, ठीक है? ऐसा ही होगा ना? ये ऐसा ही है कि आपके पास अगर 100 रुपये हैं तो उन 100 रुपये में से आप फॉर एग्जांपल 50 रुपये या ये समझें कि आप 70 रुपये और 30 रुपये निकाल सकते हैं। ऐसा ही होगा ना? आपके पास 100 रुपये हैं तो उसमें से आपने 70 रुपये अलग कर लिए, 30 रुपये आपने अलहदा कर लिए। लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि आपके पास 70 रुपये में से आप 100 रुपये निकाल लें। ऐसा तो नहीं हो सकता। तो बिल्कुल इन्हीं बुनियाद पे कि आप देखिए कि आप एक हैवी पार्टिकल्स दो लाइटर पार्टिकल्स के अंदर डिके कर सकता है, नॉट द अदर वे अराउंड। यानी कि अगर आप चाहें कि एम बी
एम ए और एम सी में डिके कर जाए तो इन द नॉर्मल सर्कमस्टांसेस पॉसिबल नहीं है। कुछ जगह ऐसी होती हैं, ऐसा होता है, लेकिन उसमें हम उसकी वजह देखेंगे तो वो फिर हमें स्पेशल रिलेटिविटी इस्तेमाल करनी पड़ती है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो मैस को कंट्रीब्यूट करती है। तो ऐसी सूरत में आप पॉसिबल है कि वो कम मैस वाला हैवी मैस में जा सके, लेकिन वो वजह ये होगी कि उसकी काइनेटिक, वो उसको फिर बहुत तेज़ी के साथ चलना पड़ेगा, तो वो काइनेटिक एनर्जी उसके मैस में ऐड हो रही होगी। एनीवे, बट इन द रेस्ट फ्रेम, अगर ये रेस्ट फ्रेम में ये रुका हुआ है तो हैवियर लाइटर में जो है डिके करेगा। ठीक है, अगर फर्ज करें कि हमारे पास प्रोटॉन हल्का ना होता न्यूट्रॉन से, तो क्या होता? आपको पता है कि एक न्यूट्रॉन की जो एवरेज लाइफ टाइम है वो कितनी है? 12 मिनट के करीब है। जो उसकी एवरेज लाइफ होती है ना, ये टॉक के ज़रिए से आप जाहिर करते हैं, वो 12 मिनट है। ये मैंने पता नहीं क्या लिख दिया, इसको मैं मिटाऊं, एक सेकंड, मैं इसको सही से लिख दूं। ये इसकी एवरेज लाइफ टाइम है न्यूट्रॉन की। यानी कि आप अगर किसी न्यूट्रॉन को अपने हाथ पे रखें तो वो 12 मिनट में डिके कर जाएगा। इमेजिन अगर ये 12 मिनट की हाफ लाइफ या एवरेज लाइफ अगर प्रोटॉन की होती तो क्या होता? प्रोटॉन डिके कर जाता, राइट? आपकी बॉडी में, यानी कि हमारी कायनात में सबसे अबंडन अगर जो एलिमेंट है वो हाइड्रोजन का है, और हाइड्रोजन में बेसिकली क्या है? प्रोटॉन है। अगर प्रोटॉन डिके करेगा तो, और आप बेसिक चीज़ें जानते हैं कि अगर एक न्यूट्रॉन जब डिके करता है तो वो प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है। हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि आखिर यही क्यों कुछ हो रहा है, इसके अलावा क्यों नहीं हो सकता। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है, प्रोटॉन पे चार्ज है। उसको बैलेंस करने के लिए आपके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा, और फिर चूंकि इलेक्ट्रॉन आया तो उसको, उसके इलेक्ट्रॉन नंबर को बैलेंस करने के लिए हमारे पास एक एंटी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो। अब जब एक न्यूट्रॉन डिके करता है तो वो इन चीज़ों में डिके करता है। ऑन दी अदर हैंड, अगर एक प्रोटॉन जब कन्वर्ट होगा किसी न्यूट्रॉन में, तो वो न्यूट्रॉन के अलावा, चूंकि यहाँ प्रोटॉन है तो आपके पास यहाँ पर प्लस चार्ज आना चाहिए, और इसके इलेक्ट्रॉन नंबर को कंजर्व रखने के लिए आपके पास न्यूट्रिनो आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो एक प्रोटॉन जब डिके कर रहा है तो वो इस चीज़ को फॉलो कर रहा है। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड, अगर प्रोटॉन अगर डिके करता तो वो इस सीक्वेंस को फॉलो करता। ठीक है, तो प्रोटॉन की जगह पर न्यूट्रॉन आ जाता तो आपके पास हाइड्रोजन एटम ख़त्म हो जाता। आपकी बॉडीज़ में मोर देन 80% वाटर है। वाटर का मतलब है हाइड्रोजन एटम है, और हाइड्रोजन एटम का मतलब है प्रोटॉन्स हैं। ठीक है, यानी कि मोर देन 80% जो आपके पास, यानी कि आपके पास आपकी बॉडी में प्रोटॉन अबंडन हालत में है। अगर फर्ज करें ये प्रोटॉन डिके कर जाए तो आपका वजूद बचेगा, या ये यूनिवर्स में जो स्टार्स हैं, ये सब चीज़ें हैं, ये बचेंगी? नो सर। सब खत्म हो जाएगा। तो ये यस जो सर। स्लाइट डिफरेंस है, आप देखें व्हाट अ नेचर के कारनामे देखें आप, ये क्या ज़रा सा फ़र्क है, लेकिन इस ज़रा से फ़र्क ने इस कायनात में जो है वो स्ट्रक्चर को जन्म दिया है कि आपके पास मैटर एग्जिस्ट हो सका, और ना सिर्फ एग्जिस्ट हो सका बल्कि वो सरवाइव कर गया। अदरवाइज न्यूट्रॉन की तरह अगर होता कि उसकी 12 मिनट की हाफ लाइफ होती तो 12 मिनट तक चीज़ बनती, उसके बाद ख़त्म हो जाती। लेकिन आपको पता है कि ये स्टार्स जो इवॉल्व करते हैं, फिर गैलेक्सीज वगैरह सब बनती हैं, ये मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ ईयर्स में ऐसा काम होता है। तो ये मुमकिन ना था। आपकी कायनात महज चंद पार्टिकल्स के ऊपर रह जाती और कुछ भी नहीं होता। हमारी लाइफ इस डिफरेंस के ऊपर कायम हुई हुई है, इंटरेस्टिंगली, राइट? तो ये नेचर का बड़ा एहसान है। और सर मेरी मालूमात के मुताबिक अभी हम इस स्लाइड डिफरेंस को बहुत फंडामेंटल लेवल के ऊपर जाके, अभी हमारे पास कोई इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है कि वाई इट इज़ ट्रू, ये क्यों सही है। मतलब हमारे पास क्वांटम फील्ड थ्योरी में हम चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वाई इट इज़ देयर, यानी कि हम आगे जाके पढ़ेंगे कि भाई ये पार्टिकल्स हैं, क्यों हैं, वो फील्ड थ्योरी बता रही है हमें, राइट? लेकिन हमारे पास इसका कोई जवाब अभी फ़िलहाल मौजूद नहीं है। ठीक सर है, हाँ। सर इसका मतलब रेडियो एक्टिविटी का जो प्रोसेस है ये न्यूट्रॉन की वजह से होती है? बेसिकली, अच्छा, यस। ये जो मैंने आपको यस। बताया कि प्रोटॉन डिके नहीं कर सकता, वो फ्री हालत में हो रहा है। यानी कि जैसे मैंने आपसे कहा
कि मैं अपने हाथ पे अगर न्यूट्रॉन को रखूं, ठीक है, तो वो यानी कि फ्री हालत में हो, कोई और फोर्स ना लग रही हो उसके ऊपर, तो वो 12 मिनट में डिके कर जाएगा। लेकिन प्रोटॉन की जो लाइफ है वो इनफाइनाइट है ऑलमोस्ट, यानी कि एज ऑफ द यूनिवर्स के बराबर है, ये ख्याल रखिएगा। अच्छा, जो न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन के अंदर कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन वो बाउंडेड सिस्टम है, तो वहां पे सिलसिला दूसरा है, वहां इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे हैं आप बात को? मैं मैं, मैं बात कर रहा हूँ फ्री हालत में, यानी कि आपके पास सिर्फ प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन उस हालत में कभी डिके नहीं करेगा। हाँ, आपके पास एक न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस में आपके पास बहुत सारे न्यूट्रॉन प्रोटॉन सब मौजूद हैं, तो वहां पर पॉसिबिलिटी होती है कि एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाए, राइट। जैसा कि आप देखते हैं कि एक चीज़ें जिसे आप हैवी मेटल्स कहते हैं फॉर एग्जांपल, या हैवी न्यूक्लियाई कहते हैं, तो उन हैवी न्यूक्लियाई में ये हुआ होता है कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन के अंदर कन्वर्ट हो गया होता है, राइट। तो वो एक अलग चीज़ है, वो बाउंडेड सिस्टम है, बाउंडेड सिस्टम में ऐसा मुमकिन है, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जहाँ प्रोटॉन अपने आप में अलहदा से मौजूद हो, जैसे हाइड्रोजन सिस्टम है, राइट, तो वहाँ पे प्रोटॉन डिके नहीं करेगा, याद रखिएगा। उसकी हाफ लाइफ जो है वो एज ऑफ द यूनिवर्स के बराबर है, इंटरेस्टिंगली। बाकायदा सर कैलकुलेशन की जा सकती हैं, और अब तो बाउंड्स मौजूद हैं, क्योंकि जो ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरीज हैं वो ये प्रिडिक्ट करती हैं कि प्रोटॉन को डिके करना चाहिए फॉर सम रीज़न। लेकिन फिलहाल जो जो उसका एक्सपेरिमेंटल बाउंड्स हैं वो ये बताते हैं कि इसकी जो हाफ लाइफ है प्रोटॉन की, वो एज ऑफ द यूनिवर्स के बराबर है, दैट इज अबाउट 13 बिलियन ईयर्स, इंटरेस्टिंगली, राइट। सर हाँ। सर यहाँ पर जो हमने बात की कि प्रोटॉन जब न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है तो न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो, हाँ, सही है सर? तो सर यहाँ पर न्यूट्रिनो के बजाय सर पॉजिट्रॉन क्यों नहीं क्रिएट होता, क्योंकि बिल्कुल, हम इलेक्ट्रॉन इस का पर इंटर आएंगे, पार्टिकल। हम इस पर आएंगे, पहले ज़रा सा कुछ और फंडामेंटल चीज़ें समझ लें, फिर हम इन यस पार्टिकल्स की जो और एक्स्ट्रा सिमिट्रीज हैं हम उसको डिस्कस करेंगे। बिल्कुल, हम ये रिएक्शन लिखेंगे और इसको डिस्कस करेंगे, आखिर यही क्यों लिखा गया है, इसके अलावा कुछ और पॉसिबल क्यों नहीं था। आप फिक्र ना करें, ये जो सर अली ने कहा था, वो जो पेजेस बताए थे कि 22 से 58, आप फिक्र ना करें, वो चीज़ें इसमें कवर होंगी। यस, क्या सवाल है आपका? सर सवाल तो करें। सर ये जो इलेक्ट्रॉन होता है वो रेस्ट की हालत में हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, मतलब होने से मुराद देखिए ऐसा है कि आप ऐसा फ्रेम, हम अगर रिलेटिविटी में अगर हम पढ़ेंगे, हम ऐसा फ्रेम डिफाइन कर सकते हैं कि वो रेस्ट में हो। अब अभी मैं इस पे क्वांटम मैकेनिक्स इस्तेमाल करने की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमें बताता है कि कोई चीज़ भी रेस्ट पे नहीं हो सकती है, लेकिन मैं रेस्ट से मुराद ये है कि उसका रिलेटिव मोशन आप जीरो कर सकते हैं। आप जिस स्पीड से इलेक्ट्रॉन भाग रहा है, आप भी उसी स्पीड से भागना शुरू कर दें तो वो आपको रेस्ट पे दिखाई देगा, इसका मतलब ये है। सही है सर। सर यस, सर हम एग्जैक्टली जान सकते हैं कि मैटर किस चीज से बना हुआ है? बता तो रहा हूँ, लेप्टॉन और क्वार्क्स। सर मतलब जो ग्रेविस का बुक है इसमें सर मैंने जब स्टडी किया तो यहाँ पे लिखा हुआ था कि एग्जैक्टली हम इसको नहीं जान सकते अभी तक। देखो, अब मुझे नहीं मालूम कि एग्जैक्टली उसमें उसकी किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा हुआ है। देखो, आजकल हम जब ये मैटर का वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाते हैं। अब वो चूंकि मैं अभी वो उस तरफ नहीं जाना चाह रहा था, इस वजह से मैंने सिर्फ मैटर का वर्ड इस्तेमाल किया। हम जब पार्टिकल फिजिक्स कम्युनिटी में हम जब वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो हम उसको ल्यूमिनस मैटर कहते हैं। ल्यूमिनस, ल्यूमिनस क्यों कहते हैं कि सम हाउ हम अदर देन ग्रेविटी हमारे पास ऐसे मैकेनिज्म हैं कि हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, या ये कहो कि लाइट उस तरह के पार्टिकल्स के साथ इंटरेक्ट कर सकती है, हम उसको ल्यूमिनस कहते हैं। इंटरेस्टिंगली, ये जो मैंने आपको लेप्टॉन्स और क्वार्क्स दिखाए, इनके अलावा भी एक और किस्म का मैटर है जिसे हम डार्क मैटर कहते हैं। उसके बारे में हमें हमें अभी तक एग्जैक्टली नहीं मालूम कि वो क्या चीज़ है, क्योंकि वो अभी तक सिर्फ ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन ही उसके मौजूद हैं, तो वो अभी फ़िलहाल मैं डिस्कस नहीं करना चाह रहा था, तो इस वजह से मैंने उसका जिक्र नहीं किया था। तो अगर वो उस सेंस में कह रहा है कि क्योंकि हमारे यूनिवर्स में जितनी भी गैलेक्सीज आप सोच सकते हैं और स्टार्स वगैरह, ये सारा मैटर जो है वो सिर्फ 5% है ऑफ द होल मैटर कंटेंट ऑफ द होल यूनिवर्स, जितनी हम जानते हैं आज तक। तो वो सिर्फ और सिर्फ लेप्टॉन्स और क्वार्क से मिलकर बना हुआ है, और मैं और ज़्यादा इसको श्रिंक करूं
तो जो उसमें पार्टिकल इन्वॉल्व हैं, आप अगर गौर करें, वो सिर्फ अप डाउन इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो हैं या म्यून को शामिल कर लें, एंड दैट्स इट। क्योंकि हमारी अर्थ पे भी आप देखें, हमारी पूरी अर्थ में जो मैटर इन्वॉल्व है वो बेसिकली अप और डाउन क्वार्क से मिलकर बना है, क्योंकि न्यूट्रॉन प्रोटॉन अप और डाउन क्वार्क से मिलकर बनते हैं। फिर वो प्रोटॉन वगैरह बनाते हैं तो उनके गिर्द इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, और वो जैसे अभी आपने देखा न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट वगैरह हो रहा है तो उसमें इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो वगैरह निकल रहे हैं। तो मोस्ट ऑफ द मैटर जो है, मोर देन 90% ऑफ द मैटर, वो इन 3-4 पार्टिकल से ही मिलकर बना हुआ है। ये जो टाओ और ये टॉप और बॉटम है, ये बहुत ही स्पेशल केसेस में सामने आते हैं, अदरवाइज सामने नहीं आते हैं। बहुत ही, क्योंकि ये हैवी वो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, तो इनको क्रिएट करने के लिए आपको काफ़ी एनर्जी चाहिए होती है। आपको कोलाइडर टाइप की फैसिलिटीज़ हों तो वहाँ ये प्रोड्यूस हो सकते हैं, अदरवाइज नॉर्मली प्रोड्यूस नहीं होते। ठीक है, या म्यून वगैरह आपको मिल जाते हैं वो कॉस्मिक रेज की वजह से, वो फिर हम आगे जाके स्टडी करेंगे कि वो किन क्या सिचुएशन होती है कि आपको म्यून मिलते हैं। बट नॉर्मली मैटर जो हमारे पास बना हुआ है वो अप डाउन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना हुआ है। ये 3 पार्टिकल्स हैं, आपको पता है सर सारा एटम इन 3 पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं, सर पूरा पीरियोडिक टेबल। सर यस सर जैसे जैसे हमने कहा सर कि अभी तक फिलहाल हमारे पास जो फंडामेंटल जो पार्टिकल्स है वो क्वार्क्स और लेप्टॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन है। लेप्टॉन्स। जी, लेप्टॉन्स। हाँ, तो सर यहाँ हमने स्ट्रिंग्स की बात की सर, तो सवाल ये है कि स्ट्रिंग्स भी क्या हर जगह मौजूद होते हैं? नहीं, क्या देखो स्ट्रिंग्स से देखो आगे? देखो देखो मैंने ये कहा कि स्ट्रिंग थ्योरी के बारे में अभी हमें एग्जैक्टली नहीं पता है कि क्या वाकईतन ऐसा है कि नहीं। अभी जब हम पार्टिकल फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो अभी मैंने सिर्फ आपको एक हवाला दे दिया था कि इलेक्ट्रॉन, हम ये समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन इज द फंडामेंटल पार्टिकल। हो सकता है कि आइंदा कभी कोई ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हों तो उसमें पता चले कि इलेक्ट्रॉन जो है शायद फंडामेंटल नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल ऐसे कोई हिंट्स नहीं है, तो हम इनको फंडामेंटल के तौर पे ले रहे हैं। तो अभी मैंने सिर्फ जिक्र कर दिया था, लेकिन हम स्ट्रिंग थ्योरी को यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, फिर उसके लिए और दूसरी चीज़ें भी चाहिए होती हैं। सिर्फ मैंने आपको हवाला दे दिया था कि ऐसी थ्योरी मौजूद है जहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन को फंडामेंटल पार्टिकल के तौर पर ना लें, बल्कि सम काइंड ऑफ स्ट्रिंग के तौर पर लें। लेकिन वो बहुत एक्सट्रीम काइंड ऑफ कंडीशंस हैं, वो फिलहाल हम इस कोर्स में बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करेंगे। ये मेरा पॉइंट है। सर ठीक है, हाँ। सर ये मैटर के अंदर जो फोर्स या इलेक्ट्रिक चार्ज जो सोर्स है उसको हम फाइंड कर सकते हैं? बेटा अब आप मुझे फोर्सेस पे आने दें तो मैं बात करूं। अभी तो हम सिर्फ मैटर की बात कर रहे थे कि ये मैटर है, अब ये मैटर जुड़ा हुआ कैसे है, हम 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 उस पर बात करेंगे। उस पर बात करने के लिए आपको राइट साइड पे जाना पड़ेगा। देखिए राइट साइड पे आपको ये दिखाई दे रहे हैं जिन्हें हम बोसॉन्स कहते हैं। बोसॉन वो पार्टिकल्स हैं कि जिनकी स्पिन या तो 0 होगी, 1 होगी या 2 होगी। तो होता यह है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है उसका जो फोर्स कैरियर है, अब क्योंकि अभी हमारी क्लास खत्म होने को आ रही है, हम उसको फिर कल वल जब भी क्लास होगी हम उसको कैरी ऑन करेंगे कि फंडामेंटल लेवल पे फोर्सेस कैसे काम करती हैं। फोर्स एक जगह से दूसरी जगह पे कैसे ट्रांसमिट होती है, वो कैरियर्स होते हैं जो फोर्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है उसका कैरियर फोटोन है, राइट, जो कि गैमा के ज़रिए से जाहिर किया जाता है। और और आप जानते हैं कि फोटोन का मैस, रेस्ट मैस 0 है और इस पर इलेक्ट्रिक चार्ज भी 0 है। उसके मुकाबले में जो वीक फोर्स है उसके जो कैरियर्स हैं वो 3 है, W प्लस माइनस और Z नॉट, राइट। W पार्टिकल का मैस 80.4 G